नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज के इस नए वीडियो में हम लेके आए हैं आपकी कक्षा 10 की विज्ञान में जो जैव प्रक्रम आप सभी पढ़ रहे थे, उसमें हम श्वसन। तो श्वसन में पिछले वीडियो में हमने आपको कि जो नासा बेस वगैरह है उन सभी के बारे में बताया था कि कौन कौन से प्रमुख श्वसन अंग हैं। तो आज के वीडियो में हम मुख्य श्वसन अंग जो हमारे फेफड़े हैं उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। फेफड़े फेफड़े के कलर कैसा होता है, तो किस प्रकार श्वसन क्रिया में फेफड़े भाग लेते हैं, वो सभी। तो चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। फेफड़े क्या है? चल देखिए स्क्रीन पे फेफड़े मनुष्य के प्रमुख श्वसन अंग हैं। क्या है? जो फेफड़ा है आपका वो प्रमुख श्वसन अंग है। पहले चित्र ही दिखा दें। ये रहे आपके फेफड़े। फेफड़े संख्या में दो और हल्के गुलाबी रंग के। कितने? संख्या में दो और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। जो वक्ष गुहा, कहाँ पर? वक्ष गुहा देख रहे हैं स्क्रीन पे आप कि ये आपका दायां फेफड़ा है और ये बायां फेफड़ा। ये आकार है, ये देखिए बिल्कुल सेम हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये है आपके फेफड़े दोनों। अब पूरा आकार तो देख रहे हैं आप कि नाक गुहा और जो मुख की गुहा है, ये नाक की गुहा, ये आपकी मुख की गुहा, जिसे अब आगे जो क्षेत्र है नथुना कहते हैं हम, नथुना। इसके बाद में जो आपकी ये है कंठ नली और ये रही इसके जस्ट पीछे ग्रसनी आपकी। इसके बाद में ये है जो नीले रंग से आप देख रहे हैं श्वास नली है आपकी। और श्वास नली जब दो भागों में बट जाती है तो एक दाएं फेफड़े में, दूसरी बाएं फेफड़े में। अब इसके जो फेफड़े हैं, फेफड़े के नीचे ये देख रहे हैं आप, ये आपका डायाफ्राम है। क्या है? डायाफ्राम। तो चलिए पहले फेफड़े के बारे में आपको बताते हैं, उसके बाद में। तो देखिए लिखा है कि फेफड़े मनुष्य के, देखिए हमने बता रखा है कि जो फेफड़े हैं आपके वो प्रमुख श्वसन अंग है। इनकी संख्या दो होती है और रंग हल्का गुलाबी है और कोमल, बहुत ही कोमल और लचीले फ्लेक्सिबल अंग होते हैं। जो वक्ष गुहा में हृदय को घेरे हुए, जो हमारा दिल है, हार्ट है, उसको घेरे हुए स्थित होते हैं। कि जो हृदय इनके बीच में रहता है और जो इस वजह से हृदय, जो हमारा हृदय है उसमें हमेशा नमी बनी रहती है। अब प्रत्येक फेफड़े में चारों ओर एक पतली तथा दोहरी झिल्ली चढ़ी होती है। जो हमारे फेफड़े हैं उसमें चारों ओर पतली और दोहरी, कैसी? दोहरी, दोहरी झिल्ली चढ़ी होती है, जिसको हम बोलते हैं फुफ्फुसा वरण। क्या कहते हैं? फुफ्फुसा वरण। और फेफड़े हमारे जिस गुहा में स्थित होते हैं या पाए जाते हैं, उस गुहा का नाम है फुफ्फुस गुहा। तो फेफड़े हमारे जिस गुहा में पाए जाते हैं उस गुहा को बोलते हैं फुफ्फुस गुहा। अब फुफ्फुस गुहा में एक आपका लसदार तरल पदार्थ बना रहता है। फुफ्फुस जो गुहा है उसमें एक लसदार तरल पदार्थ भरा रहता है और उस पदार्थ से क्या होता है? फेफड़ों को सुरक्षा कर मिलती है। फेफड़ों को सुरक्षा, जिस प्रकार जो ऑटोमोबाइल सेक्टर, बाइक है, अन्य फोर व्हीलर गाड़ियां हैं, उसमें इंजन की सुरक्षा के लिए जो मोबिल ऑयल देखते हैं आप सभी, की मोबिल ऑयल का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार हमारे फेफड़ों की सुरक्षा के लिए जो एक तरल होता है, उस तरल को वो फुसफुस गुहा में होता है। यही फुसफुसा आवरण जो हमारी त्वचा, वो फेफड़े हैं, उसे नम और चिकना भी बनाता है। जिसके कारण जो फुसफुसा आवरण होता है उसमें घर्षण नहीं होता है। नम है, चिकना है, तो उसकी वजह से जो हमारे फेफड़े हैं उसकी जो वरण है फुसफुसा वरण, उसमें घर्षण नहीं होता है। और जो दोनों फुसफुस गुहाएं हैं उनके मध्य में एक सक्रिय स्थान, बिल्कुल सक्रिय पतले स्थान में श्वास नली, श्वसनिया, ग्रास नली
हृदय, ये सभी अंग उपस्थित रहते हैं। श्वास नली है आपकी, श्वसनिया है, ग्रास नली है, हृदय है, ये सभी एक सक्रिय स्थान में उपस्थित रहते हैं। इसी स्थान को हम बोलते हैं मध्यावकाश। क्या बोलते हैं? मध्यावकाश। तो चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं, समझिए, इन्हें नोट कीजिए बढ़िया से, क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि आप जब भी वीडियो देखें तब कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें, जिससे नोट्स भी आपके कंप्लीट होते चलें। तो लिखा है कि फेफड़े मनुष्य के प्रमुख श्वसन अंग हैं। ये संख्या में 2 और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कोमल लचीले अंग जो बच्चों गुहा में हृदय के, जो हृदय है उसको घेरे हुए उपस्थित होते हैं। अब प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर पतली तथा दोहरी झिल्ली चढ़ी होती है। इसी झिल्ली को हम बोलते हैं फुफ्फुसावरण। क्या बोलते हैं? फुफ्फुसावरण। और फेफड़े हमारे जिस गुहा में पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं फुफ्फुस गुहा। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस गुहा। फुफ्फुस गुहा में एक लसदार तरल पदार्थ भरा होता है जो फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह तरल फुफ्फुसावरण को नम तथा चिकना भी बनाता है। जो फुफ्फुसावरण है उसे नम और चिकना। अब इसके कारण जो आपका फुफ्फुसावरण है, दोहरी झिल्ली है, तो उसमें घर्षण होगा, लेकिन इस तरल के कारण उसमें घर्षण नहीं हो पाता है। दोनों फुफ्फुस गुहाओं के मध्य सक्रिय स्थान को, या सक्रिय स्थान में सॉरी, श्वास नाल रही आपकी, श्वसनिया है, ग्रास नली है, हृदय है, ये सभी अंग उपस्थित होते हैं। इसी सक्रिय स्थान को हम बोलते हैं मध्यावकाश। क्या बोला जाएगा? मध्यावकाश। अब जो दाहिना फेफड़ा है वो बाएं फेफड़े से बड़ा होता है, चौड़ा होता है, परंतु जो लंबाई होती है, लेंथ, वो छोटी होती है। फेफड़े आपके तंतुपट या डायफ्राम के ओवरेज से पर चिपके रहते हैं। तंतुपट या डायफ्राम जो होता है उससे चिपके रहते हैं, जिससे फेफड़े का आधार तथा शंक्वाकार छोर का शीर्ष कहते हैं। आधार तथा शंक्वाकार छोर का शीर्ष कहते हैं। और फेफड़े में जाने वाली प्राथमिक श्वसनी के प्रवेश स्थान को हम बोलते हैं नाभिका। क्या बोला जाएगा? नाभिका बोला जाएगा। ध्यान रखना है, जो प्राथमिक श्वसनी है उसके प्रवेश स्थान को हम क्या कहेंगे? नाभिका। ध्यान रखना है। यह खांचों द्वारा 3 पिंडों में बटा रहता है, जबकि आपका बायां फेफड़ा 2 पिंडों में होता है। तो ध्यान रखना है कि जो दायां फेफड़ा है हमारा वो 3 पिंडों में, और जो बायां फेफड़ा है वो 2 पिंडों में बटा रहता है। तो चलिए अब चित्र देखिए इसका। तो ये रहा आपका श्वसन प्रणाली, पूरा सिस्टम A to Z, कि नाक से लेके, और जो आपका दायां बायां फेफड़ा है, ये रहा आपका डायफ्राम, जिसे तंतुपट्ट या डायफ्राम बोलते हैं। तो डायफ्राम के ऊपर चिपके रहते हैं आपके फेफड़े। तो ये है आपका डायफ्राम जी रहा, यहाँ से देखिए ये फेफड़े आपके चिपके हैं। आपकी जो नाक है, नाक से स्टार्टिंग होता है श्वसन आपका। नथुना, मुंह की गुहा, मुख से भी हम श्वास लेते हैं। कंठ नली है आपकी, ये ग्रसनी है। श्वास नली ये देख रहे हैं आप, श्वास नली का कैरना ये भाग, ये देखिए इधर। और जो छोटी श्वसनिया और दाई मुख्य श्वसनिया, इसके बाद में दाया फेफड़ा, बायां फेफड़ा और डायाफ्राम। तो ये तो रहा चित्र आपका। नोट बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके इसे आप कॉपी में बना लें। चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक आज का। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को फेफड़े समझ में आए होंगे। अच्छे से इन्हें तैयार कीजिए। पूछ लिया जाता है, आने वाले बोर्ड एग्जाम 2025 में भी पूछा जा सकता है। अच्छे से तैयार करें इसे, फेफड़े को। बढ़िया टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। अब देखते हैं हम सभी फेफड़े की आंतरिक संरचना। फेफड़े की आंतरिक संरचना।
तो फेफड़े की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना तो फेफड़ा जो है आपका, जिसकी बाह्य सतह, जो बाहरी सतह होती है वो चिकनी और सपाट, बिल्कुल कैसी, चिकनी और सपाट होती है। लेकिन जो आंतरिक है, आंतरिक संरचना है, वो मधुमक्खी, देखिए आपने कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, मधुमक्खी के छत्ते के आकार की होती है। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में बहुत से घर पाए जाते हैं, उसी प्रकार अपने फेफड़े में अनेक वायु कोष्ठ पाए जाते हैं। कितने, अनेक, जिसके द्वारा जो गैसीय विनिमय है आपका, कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, ये आपके गैसीय विनिमय की मुख्य संरचनाएं होती हैं। अब प्रत्येक वायु कोष्ठ एक श्वसनी से संबंधित होता है। जो एक वायु कोष्ठ है वो एक श्वसनी से आपका संबंधित होता है। और जो श्वसनियां है आपकी, श्वास नाल के दो भागों में बंटने से बनती हैं। जो हमारा मुख्य श्वास नाल है वो फेफड़ों में जाकर एक दाएं और बाएं भाग में बंट जाता है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं श्वसनीय। श्वास नली के जो दो भाग बनते हैं उन्हें श्वसनीय कहते हैं। आप फेफड़ों में प्रवेश करिए, अनेक शाखाओं में, अनेक शाखाओं और उप शाखाओं में बढ़ जाती हैं। इनकी अंतिम महीन जो उप शाखाएं, उन्हीं को हम बोलते हैं कूपिका नलिकाएं। क्या बोला जाता है, कूपिका नलिकाएं। और इन नलिकाओं के जो सिरे हैं वो फूल कर कूपिकाओं का निर्माण करते हैं। किसका, कूपिकाओं का निर्माण करते हैं। प्रत्येक कूपिका जो है वो आपकी अंगूर के गुच्छे तो सभी बच्चों ने देखे होंगे, तो अंगूर के गुच्छों के समान कई वायु कोषों में लगे रहते हैं। कई वायु वायु कोष लगे रहते हैं। प्रत्येक जो वायु कोष होता है आपका, सल्की उपकला की चपटी पतली कोशिकाओं से बनता है। उपकला की चपटी पतली कोशिकाओं से बनता है। तो जो इनकी कम मोटाई होती है वो गैसीय विनिमय में विशेष योगदान देती है। तो देखिए ऊपर से अब जो एक वयस्क मानव के प्रत्येक फेफड़े में वायु कोष्ठकों की संख्या, जो छिद्र वायु कोष्ठ, लगभग 15 करोड़। एक फेफड़े में 15 करोड़ होती है। कितनी, 15 करोड़। और जो नवजात शिशु होता है, छोटा बच्चा, नवजात शिशु, तुरंत का मतलब 0 से 6 मंथ के बीच का, तो नवजात शिशु है उसके अंदर 2 करोड़। कितने, 2 करोड़। तो ये भी संख्या भी पूछ ली जाती है कि मानव के प्रत्येक फेफड़े में वायु कोष्ठों की संख्या, तो ध्यान रखनी है कि एक एक में 15 करोड़। ठीक है, कितनी, 15 करोड़। वही अगर शिशु का पूछा जाता है, नवजात शिशु का, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, 2 करोड़। तो फेफड़ों की लिखा है कि बाह्य सतह चिकनी व सपाट होती है। जो बाहरी आवरण है वो चिकना और सपाट होता है, परंतु जो आंतरिक संरचना है आपकी, ये मधुमक्खी के छत्ते की भांति, इसमें अनेक वायु कोष्ठ पाए जाते हैं, जो कि गैसीय विनिमय से संबंध मुख्य संरचनाएं हैं। प्रत्येक वायु कोष्ठ एक श्वसनी से निम्न प्रकार संबंधित होता है। लिखा है कि प्रत्येक श्वसनी श्वास नल के दो भागों में बंटने से बनती है, वो अभी आपको समझाया हमने। तथा यह फेफड़ों में प्रवेश कर उसकी शाखाएं, शाखाओं के बाद उप शाखाओं में कन्वर्ट हो जाती है, तो उप शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी अंतिम जो महीन उप शाखाएं होती हैं उन्हीं को हम बोलेंगे कूपिका नलिकाएं। ध्यान रखना है कि जो श्वास नाल है वह बंटकर दो भागों में, प्राथमिक श्वसनी और द्वितीयक श्वसनी। अब जो श्वसनी है आपकी वो अलग अलग शाखाओं में, शाखाओं के बाद उप शाखाओं में, उप शाखाओं का जो अंतिम भाग है उसे हम बोलते हैं कूपिका नलिकाएं। इन नलिकाओं के सिरे फूल कर कूपिकाओं का निर्माण करते हैं। और जो कूपिका है आपकी, प्रत्येक कूपिका पर अंगूर के गुच्छे के समान कई वायु कोष लगे रहते हैं। और प्रत्येक वायु कोष सल्की उपकला की चपटी पतली कोशिकाओं से बनता है। कैसी कैसी, चपटी पतली कोशिकाओं से बनता है। अब इनकी कम मोटाई जो है, सरलता से गैसीय विनिमय, जो मोटाई है वो उसकी कम होती है, तो उससे हमें क्या लाभ है कि गैसीय विनिमय, जो कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का विनिमय करते हैं, कि ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं, तो उसमें विशेष योगदान रहता है। ऐसा विशेष। अब एक वयस्क मानव के प्रत्येक फेफड़े में वायु कोष्ठों की संख्या लगभग कितनी है, 15 करोड़। कितनी, 15 करोड़। तथा नवजात शिशु में लगभग 2 करोड़ होती है। कितनी, 2 करोड़।
तो आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। करते जाइए, नोट्स भी बनाते जाइए, साथ ही साथ हमने बता रखा है कि नोट्स आने वाले समय में आपके बहुत काम आएंगे। कर लीजिए नोट्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक तो बनता ही है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इस चैनल पर आपको हमने बता रखा है कि जो भी क्लासेस हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही हैं, उसका कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो अगर हम आपके साथ लग रहा हो आपको कि हम मेहनत कर रहे हैं कुछ भी, तो कुछ नहीं तो लाइक तो बनता ही बनता है। साथ ही साथ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें। तो चलिए अब देखते हैं आज का अगला टॉपिक क्या है हमारा। चलिए स्क्रीन पे आपके सामने है, देखिए जो श्वास नाल है, श्वास नाल। तो इसे हमने एक वृक्ष रेखा चित्र के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रही आपकी श्वास नाल। अब ये यहाँ से आके दो खंडों में विभाजित हो जाती है, एक दाएं फेफड़े में, दूसरी बाएं फेफड़े में। जो दाएं फेफड़े में जाएगी इसे हम बोलते हैं प्राथमिक श्वसनी। क्या बोलेंगे? प्राथमिक श्वसनी। वही आप चित्र में देख रहे हैं। अब इसमें जो आपका है कि स्वरयंत्र या कंठ द्वार, कंठ द्वार के बाद है आपका श्वास नाल, और ये आपका है उपास्थि का छल्ला, जिसे घाटी ढापन बोलते हैं। अब यहाँ से ये शाखाओं में विभाजित हो रही है, तो ये प्राथमिक श्वसनी हो गई आपकी, और ये द्वितीयक श्वसनी हो गई। आप यहाँ से देखिए इस प्रकार ये आके ये अलग भागों में, ये अलग अलग ये जा रही है, ये तो ये उप शाखाएं बन गई। क्या है आपकी? उप शाखाएं। आप ये अंगूर के गुच्छे के समान ये देखिए इस प्रकार होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको नीचे, यही है। तो अंगूर के गुच्छे के समान ये क्या है, इन्हें हम बोलते हैं कूपिका। क्या बोलते हैं? कूपिका। वायु कोष्ठ जो पाए जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? कूपिका। चलिए चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए हो गया, ओके। अब वायु कोष्ठ की आंतरिक संरचना है। तो वायु कोष्ठ की आंतरिक संरचना में देखिए कि जो वायु कोश है आपका, इसकी आंतरिक संरचना में देखिए जो वायु कोष्ठक या वायु कोष्ठ की बाह्य सतह जो होती है उसमें रुधिर केशिकाओं का जाल फैला रहता है। रुधिर केशिकाओं का जाल फैला रहता है। जो फुस्फुस धमनी होती है आपकी, फुस्फुस धमनी के जो अत्यधिक शाखान्वित फुस्फुस धमनी है, उसमें अत्यधिक शाखाएं, तमाम शाखाएं, उन शाखाओं से आपका जो वायु कोष्ठ है वो बनता है। तो इन जो केशिकाएं हैं इससे शरीर में ऑक्सीजन रहित कौन सा रुधिर होता है? ऑक्सीजन रहित रुधिर आता है। आप मानव में श्वसन की जो क्रिया विधि है, तो देखिए एक वायु श्वसन होता है, दूसरा श्वासोच्छ्वास। क्या क्या? वायु श्वसन और श्वासोच्छ्वास। तो देखिए कि वायु कोष्ठक की आंतरिक संरचना में आप देख रहे हैं कि वायु कोष्ठक या वायु कोशों की बाह्य सतह पर रुधिर केशिकाओं का जाल फैला रहता है, जो फुस्फुस धमनी के अत्यधिक शाखान्वित, जो आपकी फुस्फुस धमनी है उसमें अधिक शाखाओं से बनती है। इन केशिकाओं में शरीर से ऑक्सीजन रहित रुधिर आता है, ऑक्सीजन रहित रुधिर आता है। आप मानव में देखिए श्वसन की क्रिया विधि। तो मानव में श्वसन क्रिया को लिखा है कि दो भागों में बांटा जा सकता है। इसमें फर्स्ट है आपका वाह्य श्वसन। तो वाह्य श्वसन के लिए सभी कशेरुकी जंतुओं, जो भी सरीसृप, पक्षी है, स्तन, जो भी स्तनी है, इनमें बाह्य श्वसनांग में आपका देखिए मेढक में क्या है? त्वचा।
मछलियों में गलफड़े और मनुष्य में फेफड़े, ये सभी होते हैं। अब श्वासोच्छ्वास के लिए देखिए, वायुमंडल से हम श्वसनांगों द्वारा जो ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा अशुद्ध CO2 को बाहर निकालने की एक प्रक्रिया बोली जाती है आपकी श्वासोच्छ्वास। तो श्वासोच्छ्वास ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बाहर करना, ये प्रक्रिया आपकी बोली जाती है श्वासोच्छ्वास। चलिए देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है आज। श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, तो इसे अच्छे से तैयार करें आप सभी कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में आप कोई 4 अंतर लिखिए। तो फर्स्ट है देखिए कि लिखा है श्वसन एक अपचयी क्रिया। श्वसन क्या है? आपकी अपचयी क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। किसका? ग्लूकोज का। जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जो आपकी श्वसन अपचयी क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब श्वासोच्छ्वास जो है आपका, यह एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का विक्षेपण करता है। जो ऑक्सीजन है उसे ऑब्जर्व करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करता है। दूसरा देखिए नंबर 2 पॉइंट इसमें आपका कि यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है। जो श्वसन है आपका वो कोशिका के अंदर होता है, और जो श्वासोच्छ्वास है यह क्रिया कोशिका के बाहर श्वसन अंगों में होती है। इसमें जो श्वसन अंग है उनमें। तीसरा पॉइंट लिखा है कि इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो श्वसन में लिखा है कि एंजाइम की आवश्यकता होती है और इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। अगला पॉइंट है इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जो श्वासोच्छ्वास है आपका इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। तो ये आपके 4 पॉइंट रहे, इन्हें बढ़िया से तैयार कर लें, नोट कर लें अच्छे से कि आगे आने वाले आपके एग्जाम में ये काम आएंगे। चलिए नेक्स्ट। फेफड़ों में गैसीय विनिमय, ये आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है। लिखा है फेफड़ों में गैसीय विनिमय। तो विनिमय बताया हमने पहले भी आपको कि गैसों का आदान प्रदान। तो फेफड़े जो है आपके उसमें गैसीय विनिमय एक सामान्य विसरण प्रक्रिया होती है। सामान्य विसरण जिसमें देखिए जो वायु कोष होते हैं, वायु कोष में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन रुधिर केशिकाओं तथा रुधिर केशिकाओं से आपका कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोषों में विसरित हो जाता है। जो विनिमय है हमने समझाया कि विनिमय एक सामान्य विसरण होता है। अब वायु कोषों में उपस्थित जो वायु है, वायु से ऑक्सीजन रुधिर केशिकाओं में तथा रुधिर केशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायु कोषों में विसरित हो जाती है। जिस प्रकार घर में आप अगरबत्ती लगाते हैं तो देखते हैं कि उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, इसी को बोला जाता है विसरण। उसी प्रकार जो ऑक्सीजन है वो रुधिर केशिकाओं में और रुधिर केशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायु कोषों में विसरित हो जाती है, अब जिसे हम निष्कासित कर देते हैं। अब है ऑक्सीजन का परिवहन। तो ऑक्सीजन का परिवहन देखिए, फेफड़ों में ऑक्सीजन विनिमय के दौरान जो विसरित ऑक्सीजन है आपकी, विसरित ऑक्सीजन रुधिर में उपस्थित जो श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन, क्या है? हीमोग्लोबिन। तो श्वसन वर्णक के साथ लगातार अब क्रिया कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन उत्पाद बनाती है। क्या बनाएगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक उत्पाद बनाती है जिसका संपूर्ण शरीर में परिवहन होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या है? आप हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन देखिए एक जटिल प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक जटिल प्रोटीन है आपका। इसका निर्माण जो भी लौहयुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, क्या है? लौहयुक्त। इसमें वर्णक एक पाया जाता है हीम तथा ग्लोबिन।
जो लौह युक्त वर्णक है, लोहा युक्त, आयरन युक्त, लौह युक्त वर्णक हीम, तथा आपका जो प्रोटीन है ग्लोबिन। तो इन दो शब्दों से मिलकर बना है आपका हीमोग्लोबिन। क्या क्या? कि लौह युक्त वर्णक हीम है, लौह युक्त वर्णक हीम, क्या बताया? हीम। और जो प्रोटीन है आपका वो कौन सा है? ग्लोबिन। तो इन दो शब्दों को जोड़कर आपका बन जाता है हीमोग्लोबिन। क्या बन जाता है? हीमोग्लोबिन। आप देखिए जितने भी कशेरुकी प्राणी हैं, जितने भी कशेरुकी प्राणी हैं, इन सभी में आरबीसी जो सेल्स होती हैं, रेड ब्लड करप्सल्स, श्वेत रक्त, सॉरी लाल रक्त कणिकाएं, इन सभी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और जो आपका केचुआ है या अकशेरुकी प्राणी, जो केचुआ और अकशेरुकी प्राणी है, इसके यह रुधिर प्लाज्मा में घुला रहता है। किसमें? रुधिर प्लाज्मा में। अब ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। किसका? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और जब कोशिका में पहुंचेगा तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन से विखंडित होकर ऑक्सीजन वहीं पर छोड़ देता है। ऑक्सी जो वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंचेगा उसे विखंडन हो जाएगा उसका, वहां पर क्या करेगा? ऑक्सीजन को छोड़ देगा और पुनः अपने वास्तविक रूप हीमोग्लोबिन में आ जाता है। ये प्रक्रिया आपकी जीवन पर्यंत निरंतर चलती रहती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आज की क्लास में इतना ही, बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।